बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। चेयरमैन नैब कहते हैं जी हवाओं का रुख बदलने वाला है। ये बात उन्होंने पहली दफ़ा नहीं की, ये पहले भी कर चुके हैं और बार बार जब वो ये बात करते हैं तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या नैब की पॉलिसी जो है वो किसी हवा के रुख के साथ बदलती है, क्या वो किसी असूल के तहत नहीं बदलती। तो चेयरमैन नैब ने कहा है कि जी आपको चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। तो हम इंतज़ार करते हैं कि चंद हफ्तों में हवा का रुख बदलता है या नहीं बदलता। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी काफ़ी बातें हो रही हैं, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, -1 की बातें हो रही हैं और सिंध में बात हो रही है जी कि पीपल्स पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। तो ये क्या चक्कर है, क्या ये भी किसी हवा के रुख के तहत हो रहा है। और आज कौमी असम्बली में जो अपोजिशन के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तकरीर की है, उस तकरीर का फिर जवाब दिया एक वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब ने। तो ये जो हमारी सियासत है इसमें कशीदगी दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवेज़, नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं, और तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको आज क्लिप सुनवाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक बात की है, क्या वो वार्निंग दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? इस सियासी दुश्मनी को मेरी दरखास्त है जाती दुश्मनियों में तब्दील ना करें। हम दुश्मनियां निभाना भी जानते हैं, हमें मजबूर ना करें। अगर हमारे कायद के घर के ऊपर जहां पे वो और उसकी फैमिली रह रही है वहां पे हमला हो सकता है, तो यहां पे हर हमारा मुखालिफ जो है वो एक्सपोज्ड है, वहां पे भी हमला हो सकता है, चाहे वो लंदन हो चाहे वो पाकिस्तान हो। ये तो हमें पैगाम दिया जा रहा है, ये तो जंग का जो है वो पैगाम दिया जा रहा है। हम उसके लिए भी रेडी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन भी सब सिस्टम लपेटा जाएगा। ये सिस्टम इतना कमज़ोर है कि ये बड़ी आसानी से लपेटा जाता है। तो फ़ारूक हबीब साहब, आपका क्या ख्याल है, जो लंदन में नवाज शरीफ साहब का घर, ये तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब का घर जो है उस पर हमला हुआ है, तो ये मुनासिब था जो हुआ वहाँ पे? देखें, कल जो भी हुआ वहाँ पर जो वीडियो सामने आई उसमें मैंने देखा है कि लोग उनके गेट को हिला रहे थे और उसारा कर रहे थे। उसकी हम मजम्मत करते हैं और वो किसी भी की तरफ से कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला नहीं था और ख्वाजा साहब ने उसको अपने अंदाज से जो है वो पेश करने की कोशिश की है। सारी बात उसके अंदर एक उनकी अपनी पॉलिटिकल एंगल भी उसके अंदर शामिल है और आप इससे पहले देख चुके हैं कि बेशुमार बार जो है वो इस किस्म की वीडियोस बहुत सारी जगहों के ऊपर सामने आती रही, जहां पर लोग इनसे बहुत सारे मामलात के ऊपर सवालात करते रहे। और क्योंकि वह ये मामला लंदन में हुआ है और इंग्लैंड का एक अपना कानून है, वहाँ पर लंदन पुलिस भी मौजूद थी और जिन लोगों ने किया उन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। वहाँ पर ना तो कोई तहरीक इंसाफ की कोई क़यादत मौजूद थी, ना ही वहाँ पर जो है कोई हमारा तो उन लोगों से आप मौजूद ऐलान था। लातल की कर रहे हैं? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हम तो उसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी अच्छी बात यह है कि चले अच्छा किया इन्होंने ये तो तस्लीम किया कि वो उनका घर है और जिसको ये पहले तस्लीम नहीं किया करते थे। और भी अच्छी बात यह है कि इसको यहाँ पर जो है इंतशार की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, इशारा नहीं करना चाहिए कि यहाँ भी घर हैं वहाँ भी घर हैं, और उसको जो है वो कोई ज़ाती दुश्मनी की तरफ जो है वो उन्होंने इशारा किया। मैं नहीं समझता कोई ऐसे हालात हैं या कोई इस वक्त ऐसा कोई मामला है। और हम सब की जो है वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का जो है वो एहतराम करते हैं और इसमें हम समझते हैं कि हमें सियासी बुर्दबारी का जो है वो सबूत देना चाहिए, ना कि हम जो है वो किसी को इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ मामले को लेके जाएँ। तलाल चौधरी साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात किया, आपके ख्याल में धमकी है या वार्निंग है, और क्या ये सिस्टम इतना कमज़ोर है कि ये जो दो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान कशीदगी बढ़े तो सिस्टम लिपटता हुआ नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, एक तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लें। हमारे साथ हमें सिंगल आउट किया गया इलेक्शन से पहले, मियां नवाज शरीफ पर जूता उछाला गया, ख्वाजा आसिफ साहब पर स्याही फेंकी गई, उसके बाद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर उस वक़्त के एहसन इकबाल साहब को गोली लगी। वो सारी की सारे जो इवेंट्स थे, और उसके साथ आप देख लें हमारे घरों पर बाकायदा हमले होते रहे हैं, कभी तौहीन रसालत के नाम पर और कभी करप्शन के नाम पर।
तो ये एक इनके देखिए 80s और 90s में सियासत पीपल्स पार्टी और नून की बड़ी तल्ख होती थी, और वो तल्खी फिर गली मोहल्लों तक हमारे कारकुनों के दरमियान पहुंचती थी। हमने सीखा, दोनों पार्टियों ने, मेच्योरिटी आई, मगर पीटीआई जब आई तो ये गाली की सियासत, ओए ओए की सियासत, मुखालिफ के साथ सियासी नहीं जाती दुश्मनी बना लेना, ये इन्होंने किया है। और हमने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया इलेक्शन से पहले भी और बाद भी, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ जिंदगी और मौत की कशमकश में अल्लाह उन्हें सेहत दे कि वो इतने क्रिटिकल हैं, और ये हुकूमत कहती है और हुकूमत का बोर्ड कहता है, उस मौके पर आप उनके घर पे हमलावर हों, क्या मेरे कोई जज्बात नहीं? क्या मैं यहां पर बैठा ये देखता रहूंगा? या पाकिस्तान के जो करोड़ों लोग हैं जो उसके चाहने वाले हैं, वो घरों में बैठे रहेंगे और इनका मुंह देखते रहेंगे कि ये जब दिल कहे हमारा तमाशा बना दें, किसी की नकल उतारते हैं, वजीर आजम की आज की तकरीर सुन ले। यानी तंज करने के अलावा वो कोई भी लीडर हो, कोई वो बात करते हैं, तंज करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, बेशक वो जाली भी हो, कि आप एक हद से ज्यादा ब्लो दी बेल्ट आप बातें करें। कभी आप नकलें उतारते हैं, कभी आप तंज करते हैं, कभी आप बीमारी पे सियासत करते हैं, कभी आप हम पर हमला करते हैं। तो खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, आप और तो कुछ नहीं दे सके इस पाकिस्तान को, जो तब्दीली के नाम पर आपने हमसे किया है, वो रोटी रोटी से लेकर कश्मीर तक। खुदा के लिए ये अमन जो है इसको आप बर्बाद ना करें, ये गली मोहल्लों में ये लड़ाई ना पुचाएं, ये फिर हमारे कारकुनों के घरों तक चली जाएगी। खुदा के लिए पीटीआई वालों को कुछ रिस्ट्रेन और कोई अकल और कोई समझ का मुजाहरा करें। वैसे फ़ारूक हबीब साहब ने तो बहुत मुनासिब बातें की हैं। नाज बलोच साहब, आप भी कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थी, फ़ारूक हबीब साहब भी थे, तो जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की है, क्या आप समझती हैं कि इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी बढ़ेगी, और अगर बढ़ती है तो किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, देखिए पहले तो मैं सख्त मजम्मत करती हूँ। कल जो वाक़या बरतानिया में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के घर के बाहर हुआ, मैं समझती हूँ ये कोई अखाड़ा या दंगल बना देना, सियासत को इस सिमत में लेकर आना, इसमें पीटीआई का बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि हेट पॉलिटिक्स, नफ़रत की सियासत, इनटॉलरेंस, और जब पार्टी की लीडरशिप ही जो है वो सियासतदानों की और दूसरी पार्टी की लीडरशिप की नकलें उतार कर अपनी तकरीर मुकम्मल करती हो, तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो नीचे वर्कर्स तक जाता ही है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारी मुल्क की सियासत इस लेवल तक चली गई है कि किसी का घर महफूज नहीं है, किसी के घर के बाहर खड़े होकर उनको गालियाँ दी जाएँ, किसी के भी, मेरे ख्याल है ये जेब नहीं देता और ये हमारा कल्चर नहीं है। और मुझे खुशी हुई कि फ़ारूक हबीब ने इसकी मजम्मत, न सिर्फ मजम्मत की बल्कि फ़ारूक ने डिसोन भी किया, ताकि जिन्होंने ये हरकत की है अगर तो उनका ताल्लुक पीटीआई से है, और काफ़ी हद तक देखने वाले को तो यही इंप्रेशन आता है कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो वो भी इस चीज़ से ज़रा बाज आ जाए। तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई को ख़ुद भी इस चीज़ के ऊपर वाज़े तौर पर अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए, और ये वाज़े तौर पर पैगाम दें अपने लोगों को कि इस किस्म की जो डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, एक जो गालम गलोच की सियासत है, इसको दुनिया भर में मशहूर ना आपको याद करें। है माजी में इस तरह का एक मुजाहरा जो जुमैमा खान साहब हैं उनके घर के सामने भी हुआ था, याद है आपको? जी बिल्कुल। देखें जो चीज़ और गलत आज है, भी ये कहा गया कि हम लंदन में भी कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी के घर के बाहर जाके तोड़ फोड़ करेंगे, गालम गलोच करेंगे, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, हर किस्म की गालियां, चोर चोर चोर, किसी को ये नहीं तो अलकाब फिर अच्छे नहीं आप लगते। बनी गाला में जाके करें ना, या लाहौर में जाके करें, ज़मान पार्क में। जुमैमा तो अब उनकी बीवी नहीं है, तो उनके घर पे जाके हमला करना या उनके धमकी देखिए देना। मैं तो समझती हूँ कहीं पर भी किसी को भी ये हरकत नहीं करनी चाहिए, ना नून लीग की तरफ से ऐसे इस किस्म की सोच आनी चाहिए, और ना हुकूमत की जानिब से ऐसा रवैया अख्तियार होना चाहिए। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, एहतराम करना, और एक दूसरे की वैल्यूज़ की और बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, हर पॉलिटिकल पार्टी को इस चीज़ की तरगीब देनी चाहिए। सो आई विल नेवर से कि जी उन्होंने किया तो आप भी करें। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप फ़ारूक हबीब साहब ज़रा आ जाते हैं, ये जो आज चेयरमैन नैब ने बात की है, तो एक सवाल पैदा होता है। मैं आपसे एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक सरकारी पार्टी के ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर की हैसियत से नहीं कर रहा। क्या चेयरमैन नैब को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए जिससे ऐसे लगे कि नैब की पॉलिसी जो है वो हवा के रुख के मुताबिक बदलती है? देखें, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा ऐड करना है कि यहाँ पर दोनों तरफ से बात हुई कि पीटीआई ने कोई ऐसा कल्चर जो है वो मुतारिफ़ करवाया। पीटीआई ने कोई ऐसा कल्चर मुतारिफ़ नहीं करवाया, बल्कि तो हम खुद इसके विक्टिमाइज़ हो चुके हैं।
धरने के दौरान जिस तरह हमारे घरों की चादर और चारदीवारी का पामाल किया जाता रहा, जिस तरह गुजरांवाला के अंदर लॉन्ग मार्च के ऊपर पत्थरों से डंडों से जो है वो हमला किया गया, वो पोमी भट्ट भी आपने देखा, शाह महमूद कुरैशी के घर के ऊपर मुल्तान में हमला किया गया, जो बिलाल भट्ट बिल्लू भट्ट हैं, ऐसे ऐसे करदार जो ओहदेदार थे उनकी तरफ से हमले किए जाते रहे। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि ये किसी को भी जेब नहीं देता, किसी को भी इस अमल का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात आपने बात की आज बदनवानी के हवाले से, जो है वो आलमी दिन के मौका के ऊपर जो तकरीरें हुई, जो चीज़ें सामने आई, देखें मैं ये समझता हूँ कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और हम अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो कार्रवाई के ऊपर यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का अमल है, इस अमल को आगे बढ़ना चाहिए और जहाँ पर ज़िम्मेदारी होती है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अब 30-30, 40-40 साल से जो हैं वो दो जमातें इक़्तिदार के अंदर रही हैं, तो उनसे सवाल भी पूछा जाना चाहिए। अब उसको किसी इस चीज़ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता कि कोई जनाब ये पार्टी जो है वो अब इक़्तिदार में आई है तो इनके ऊपर चीज़ें हैं। यहाँ पर तो हमारे इक़्तिदार के 4 महीने बाद, 5 महीने बाद अब्दुल अलीम खान को भी पकड़ लिया गया, यहाँ पर तो जो है वो सप्तान खान को भी पकड़ा गया। और भी जो कार्रवाई करनी है, वो खैर और भी जो कार्रवाई करना चाहते हैं कर लें, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं जरा सुने, अमल नहीं रुकना चाहिए। चेयरमैन नैब साहब ने जो मालम जब्बा और BRT के बारे में बात किया, वो क्या किया? टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये दो बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई मसलहत पसंदी सामने आए और नैब ये सोचे कि नहीं जी चूँकि उस साइड पे अरबाब इख्तियार हैं तो ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। ऐसी एहतियात नहीं है, एहतियात सिर्फ उस वक्त की गई है, वो भी किसी हद तक जब महसूस हुआ है कि इसमें मुल्क का इंटरेस्ट है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो BRT और मालम जब्बा वाला मामला है, ये तो तहरीक इंसाफ के वुज़रा के से रिलेटेड है, तो अगर वो बेगुनाह है तो वो अदालत से स्टे क्यों लेते हैं? और चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि जी अदालत की वजह से हम कार्रवाई नहीं कर रहे। देखें, मुझे इसकी टेक्निकल डिटेल्स मेरे सामने नहीं है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि किसी जो अक्यूज़्ड है या कोई वज़रा हैं उन्होंने किसी किस्म का जो है वो स्टे लिया होगा। हो सकता है उनकी जिस तरह BRT जो है वो भी तकमील के अमल के ऊपर है, उसके ऊपर मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ मामलात हैं, मुख्तलिफ स्टेज हैं। हो सकता है चेयरमैन नैब का जो है वो उस हवाले से इशारा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब किसी वज़ीर को बुलाएंगे, वज़रा पेश भी होते हैं और आज भी हम ये कहते हैं कि जिसको बुलाना है उसको बुलाएं। जो नैब ने फैसला करना है अपने कवानीन के मुताबिक वो नैब ने फैसला करना है, सब जवाबदेह होंगे। कोई लंदन मफरूर नहीं होगा, कोई यहाँ से मुल्क छोड़ के भागेगा नहीं। और ये भी नहीं कहा जाएगा हमारी तरफ से आगे कि जनाब हमारे खिलाफ जो है वो कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है या कोई हमारी हुकूमत को जो है वो टॉपल करने की साजिश हो रही है। हम ये बात नहीं करेंगे। हम कानून की हाकमियत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन नैब का जो आज उन्होंने बातें की हैं वो उनका अपना मौक़िफ़ है। मीडिया पे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर इस किस्म की बातें होती रहती हैं। आज अगर उन्होंने उसके ऊपर अपनी तरफ से को बयान दिया है या रेफरेंसेस दिया तो मैं समझता हूँ कि सबको जो है उसके ऊपर एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए। चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर तो देखें ऐलान किए जाते हैं कि हम डेविड रोज़ के ख़िलाफ़, डेली मेल वाले के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट में जाएंगे। वो बेचारा लंदन के अंदर ढोल लेके फिर रहा है, आवाज़ें लगा रहा है कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का केस करे, लेकिन खामोशी है, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। यहाँ पर टीटीओं से, पनामा से बड़ा स्कैंडल टीटीओं का आ जाता है, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके जवाब दिया जा रहा। 18 सवालों में से 8 सवालों का ही जवाब दे दें कि ये निसार गिल नामी शख्स कौन है, ये अली अहमद नामी शख्स कौन है। बल्कि आज तो बदनवानी के ऊपर आलमी दिन था, इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने तो एक धेले की करप्शन नहीं की, उन्हें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी खामोश हैं। ट्विटर भी खामोश है, किसी तरफ से कोई ट्वीट सामने नहीं आई। तलाल चौधरी साहब इसका क्या जवाब देंगे? मैं सवाल नहीं करता, फरक हबीब साहब जो है उन्होंने छक्का तो नहीं मार दिया? मीर साहब छक्का तो मारा है, मेरा मतलब देर आए दुरुस्त आए जिन्होंने कहा चेयरमैन नैब ने। मीर साहब जो मौसम का हाल है वो महकमा मौसमियात से पता चलता है। हाँ। और हुकूमत बदलनी है या बनानी है उसका जो पता है वो नैब से चलता है। और अगर नैब वाले कह रहे हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है और तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने ये भी साथ कहा कि पहले हमने कौमी मुफाद में जब देखा तो कार्रवाई नहीं की, बड़े दबे लफ्ज़ों में आपने सुना। और इसी सिलसिले में आपने तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया था। जवेद चौधरी साहब के कालम में भी उन्होंने यही फरमाया था कि कुछ कौमी मुफाद की वजह से हुकूमत गिर ना जाए
तो बात यह है कि ये बार बार कह देते हैं कि भी ये कार्रवाई एहतसाब हमारे खिलाफ हुई है। असल में एक हुकूमत बनाने के लिए एहतसाब के नाम पर हमें टारगेट किया गया, हमारे उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिन पर आज के दिन तक धेले की करप्शन जो है वो साबित करना तो दूर की बात, केस भी नहीं बनाया गया। जो एहतसाब से बचा उसे मंशियात में गिरफ्तार किया गया, जो मंशियात से बचा उसे नादरा से उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवा दिया गया। तो अगर नैब को और एहतसाब को निकाल दें तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसके चंद रेफरेंस ना होते तो फिर जो कैंपेन थी और जो रिजल्ट था वो और तरह का आता। कुछ गिरफ्तारियां ना होती तो ये पीटीआई के जो चंद वोट पड़े हैं वो भी उनको आपको असेंबली में नजर ना आते। और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो हुकूमत चलाने के लिए हुई हैं। और अब अगर असल जो आप समझे कि करप्ट है और ये कहते हैं हम तो पहली दफा इक्तदार में आए, भाई फर्क हबीब साहब आप वाकई पहली दफा आए हैं। जो आपके लेफ्ट राइट आपकी कैबिनेट में बैठे हैं वो 70 साल में इक्तदार में है। ये आमर के साथ भी यही वजीर थे, सिविल के साथ भी यही वजीर होते हैं और वही आपकी कैबिनेट में है। मैं आपको कहें तो मैं 2 दर्जन नाम गिनवा देता हूं जो कि लगातार जिनके प्यो दादे कोई गवर्नर, कोई वजीर आला, कोई मशीर, कोई वजीर रहे हैं और आज फिर वो खुद भी 4-4, 6-6 दफा मुख्तलिफ हुकूमतों में मसलन आपके ऊपर तो कंटेम्प्ट कर दें। वो कह रहे हैं डेविड रोज, मैं उस पे आ रहा हूं। डेविड रोज पे कब करेंगे? मैं उस पे आ रहा हूं जी। देखिए डेविड रोज एक डेली मेल ने स्टोरी की शहबाज साहब के खिलाफ, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हिम्मत की कि उन्हें नोटिस भी भेजा और अगली कार्रवाई का भी आप लोगों को इंतजार है। एक डेली मेल ने एक स्टोरी की इमरान खान के खिलाफ, उनकी औलाद के मर्ज से, मैं बाकी कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो भी स्टोरी की। मुझे ये बताइए उस स्टोरी पे तो आपकी एक ट्विटर, क्या आपकी प्रेस रिलीज की एक लाइन नहीं आई? उस पे भी कभी हिम्मत करके वो भी उसी डेली मेल ने की है। देखिए इमरान खान साहब ने दावा नहीं किया था कि मैं जनाब इसको नोटिस दूंगा और मैं इसको सबक सिखाऊंगा। इसका मतलब वो गिल्टी हैं। इसका मतलब है कि वो जो स्टोरी की गई है वो बिल्कुल ठीक तो अगर शहबाज शरीफ साहब और उसको वो तस्लीम करते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी कही हुई बात पर अमल दरामद नहीं करे तो क्या इसका मतलब है वो गिल्टी हैं? नहीं देखिए नोटिस उन्हें हमने भेजा था। हाँ। और बाकी कार्रवाई का भी आपको इंतजार है, बिल्कुल बाकी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे जो लॉज और बहुत सारी जो चीजें हैं उनको हमें पूरी करनी है, वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, हम इससे भागने वाले आगे चलते हैं। नाज बलोच साहब, जो चेयरमैन नैब साहब की बात हो रही है तो सवाल मैंने ये उठाया कि क्या बार बार वो बात करते हैं कि हवाओं का रुख बदलने वाला है, कि वो महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल तो नहीं है कि वो हमें हवाओं के रुख की बात बताएं, लेकिन ज़रा सुने कि वो क्या कह रहे हैं उन्होंने और किसकी तरफ इशारा किया है। वो भी छिक्के मारने की बातें कर रहे हैं। ऐसे लोग भी आपके सामने हैं जिनमें किसी इदारे की या किसी की ये जरूरत नहीं थी कि उनसे पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों किया है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है और इसका क्रेडिट नैब को जाता है कि वो बड़े लोग जिन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे, आजकल क्रिकेट का दौर है तो ये टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे, आज वो पसे जिंदा हैं या वो अदालतों में अपनी ज़मानत के लिए कोशा हैं या वो अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से रवा हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ है, और दोनों जो हैं वो पहली दफ़ा गिरफ़्तार नहीं हुए, दोनों पहले भी गिरफ़्तार हो चुके हैं और जरदारी साहब तो 11 साल तक जेल में रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जो वो उन्होंने कहा है कि कुछ ज़मानत की कोशिश कर रहे हैं और कुछ यहाँ से रवाना हो चुके हैं, तो ये चेयरमैन नैब जो है वो इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए? हामिद मीर साहब, मैं समझती हूँ कि जो भी मामलात हुए उनके ऊपर चेयरमैन नैब का जो एक उनका मनसब है, मुझे नहीं लगता कि उनको सियासी बयानबाजियों से काम लेना चाहिए, क्योंकि हम सब तवक्को रखते हैं कि ये इदारे मुल्क के अंदर शफाफियत के लिए एक अपना अच्छा किरदार अदा करें और एक न्यूट्रल और बैलेंस्ड किरदार अदा करें। जब आप खुल के सियासी तकरीरें करेंगे तो रुझान फिर बनता है कि इसमें कोई बायसनेस की बू आ रही है, और वही रुझान है जिसकी वजह से नफ़रतें जन्म लेती हैं और फिर वो कशीदगी इस लेवल तक पहुँचती है कि घरों के बाहर जाके लोग एक दूसरे को चोर डाकू डकैत कहना शुरू कर देते हैं। और मैं समझती हूँ कि देखें हामिद मीर साहब, ये
जो हवा की रुख का बात है कि जो बात है, तो क्या ही अच्छा होता कि जब हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर करप्शन के फसाने जब शुरू हुए तो वज़ीर को बरतरफ करने के बजाय तहकीकात शुरू होती। तहकीकात वैसे आज हुई तक थी। मुझे बताइए कहाँ कहाँ है वो तहकीकात, उसकी क्या उसके ऊपर क्या कभी कोई प्रोग्राम में, कोई मीडिया में या कहीं पर हमने कोई तहकीकात के ऊपर बात होते देखा? क्या हमने किसी की पकड़ दकड़ देखी? क्या किसी की तहकीकात में तफ्तीश होते बख्तर बंदों में धकेल के उनको अंदर डाल के ले जाया गया? क्या ये सिर्फ तजलील और ये तमाम चीज़ें सिर्फ अपोजिशन के लिए हैं? दूसरी बात फिर इसी तरीके से आती है, बिलियन ट्री सुनामी के अंदर करप्शन हुई। फिर केपीके में जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 50% जाली एनरोलमेंट है, यानी कि बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते लेकिन गलत नाम दर्ज किए गए हैं। और उसके अलावा गो स्कूल्स हैं, जो 50% गो स्कूल्स और 50% कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर गो स्टूडेंट्स हैं। ये नई टर्मिनोलॉजी है। और उसके अलावा फिर बीआरटी देख लें, फिर फॉरेन फंडिंग केस देख लें, फिर मालम जबा, और ये सब खत्म नहीं होती बात यहाँ पे। हामिद मीर साहब, हम उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं जो हर दौर में वजारत के और पावर के मजे लेने के लिए हर हुकूमत के साथ जुड़ जाते हैं, और उन पे नैब कभी हरकत में नहीं आती, चाहे उन पे एसेट बियॉन्ड मीन के केसेस हो, चाहे उन पे असासे उनके ज्यादा हो, आमदन से ज्यादा असासे हो, या मुख्तलिफ करप्शन के नैब के केसेस के अंदर वो मुलविस हो, उनके ऊपर क्यों हुकूमत चुप रहती है? क्या ये हवा का रुख उनकी तरफ भी जाएगा? क्या ये उन लोगों की भी बात होगी? नैब के एक चेयरमैन होते थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज, उनकी एक किताब है ये खामोशी कहाँ तक। आप भी ये किताब पढ़ लें, और इस वक्त के जो चेयरमैन नैब हैं जावेद इकबाल साहब, उनको भी ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब ने हमें बता दिया है कि हवा का रुख कैसे बदलता है। आप ना हमें बताया करें कि हवा का रुख बदलने वाला है, हमें पता है हवा का रुख कैसे बदलता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। फारूक हबीब साहब, आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब को तिब्बी बुनियादों पर बाहर भेजना था, तो उसके लिए पाकिस्तान की जो वफाकी काबीना है उसने उनको 4 हफ्ते की इजाज़त दी, और फिर अदालत ने भी वही फैसला किया। अब वो 4 हफ्ते तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, उसमें कोई 8-10 दिन बाकी रह गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं जी कि अब तो हमने उनको अमेरिका लेके जाना है इलाज के लिए, और साथ ही मरियम नवाज शरीफ साहब भी कह रही हैं कि मुझे भी बाहर जाने दें इयादत के लिए। कुछ हमें समझाएंगे कि इसमें हुकूमत की पॉलिसी क्या है, और नवाज शरीफ साहब को मज़ीद अगर एक्सटेंशन देनी है उनके अब्रॉड स्टे में, तो किसने देनी है? देखिए, पहले तो बात हो रही थी, कुछ वज़रा के हवाले से बात कर रहे थे कि उनका ताल्लुक अभी हमारी जमात के अंदर है। अच्छी बात है, इन्होंने चलें इस चीज़ का एतराफ़ किया, हमारी हुकूमत तो अब आई है और हमारी हुकूमत के ऊपर तो कोई करप्शन का कोई मामला नहीं है। और दूसरा, इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो वज़रा बाकी पार्टियों के अंदर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जैसा कल्चर था वैसे निज़ाम के अंदर वो भी लोग शामिल थे, और हो सकता है उनके वहाँ पर वो मामलात हों, लेकिन नैब आज़ाद है, तहकीकात कर लेगा। दूसरा, चेयरमैन नैब के हवाले से बात हो रही, देखें कितनी समझदार जमातें थीं जो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपॉइंटमेंट्स किया करती थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, दोनों ने मिल के चेयरमैन नैब को लगाया। इन्होंने सब चीज़ें देखी होंगी तो लगाया ना। आज वो चेयरमैन नैब उस वक्त अच्छे थे, आज वो चेयरमैन नैब बुरे हो गए। तो इसके ऊपर इनको खुद देखना चाहिए अपने मामलात के ऊपर। दूसरा ये है कि BRT की बातें होती बाकी होती हैं, भाई ये लाड़काना के ऊपर भी कोर्ट्स के रिमार्क हैं कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है। कराची की जो हालत है, कचरे का ढेर बना हुआ है, पीने का पानी वहाँ पर लोगों के पास नहीं है, फज पेमेंटों का गढ़ है कराची जो है, ये सिंध बना हुआ है, वहाँ पर बद इंतज़ामी है। उस तरफ भी आप देखें, आए रोज़ उसके ऊपर रिमार्क्स आते हैं, उसकी तरफ मामलात आते हैं। अब आप आ जाएँ, पहले बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, अब सब कह रहे हैं हमें बाहर जाने दो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें बाहर जाने दो। मामला ये है कि एक चलें समझ आती है, मियाँ साहब बीमार हैं, उनको इलाज के लिए चले गए बाहर। शहबाज शरीफ साहब हमने दूल्हे के साथ सरबाले बनते देखे थे, शहबाज शरीफ साहब मरीज़ के साथ सरबाले बन के बाहर चले गए। यहाँ पर अपोजिशन लीडर का चैम्बर खाली है, यहाँ पर जो है वो अपोजिशन लीडर के बगैर असम्बली फिर कैसे चलेगी? अगर लीडर ऑफ द हाउस का असम्बली में होना ज़रूरी है तो अपोजिशन लीडर का होना भी ज़रूरी है। वो वहाँ पर गैर मुइना मुद्दत के लिए बाहर चले गए क्योंकि टीटियों का मामला सामने आ गया, बच्चे भी उनके बाहर हैं। अब मरियम साहिबा ने भी आज अदालत में दरख्वास्त दी, उन्होंने फिर उनको वफाकी हुकूमत का जो है वो रुख दिखा दिया पकड़ के। अब वो कह रहे हैं कि लंदन में इलाज नहीं है, अमेरिका में जाना है। तो ये चीज़ें पहले तय कर लेते। वफाकी हुकूमत मरियम को इजाज़त देगी जाने की? देखें, अभी तो चीज़ दरख्वास्त आई नहीं, आएगी तो उस वक्त देखेंगे उसके अंदर क्या बयानिया इख्तियार किया जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है मीर साहब, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, लेकिन आप जब किसी मरीज़ को बाहर लेके जाना होता है तो पहले आप रिपोर्टेड डॉक्टर्स को बाहर भेजते हैं, चेक करते हैं कि उसकी बीमारी का वहाँ पर इलाज है या नहीं है। आप लंदन चले जाते हैं, लंदन आप 15-20 दिन गुजार देते हैं, अब आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर इलाज मुमकिन नहीं, अब आपने अमेरिका जाना है। तो अब तो अदालत ने मामले को रिव्यू करना है
4 हफ्ते के बाद वो देख लेंगे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएंगी, उसके ऊपर मद्देनज़र रख के फैसले कर लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलाज का जो मामला है, पहले यहाँ पर तशवीशनाक हालत की खबरें आती थी, प्लेटलेट्स काउंट्स आते थे, अब वो ट्विटर भी खामोश हो गया, डॉक्टर अदनान भी खामोश हो गए, हर चीज़ को खुफिया रखा हुआ है। लोगों को बताएं और उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू कराएं ताकि वो सेहतयाब हो सके, सेहतयाब होकर पाकिस्तान वापस आएँ और यहाँ पर उनके ऊपर मामलात हैं, सज़ाएँ हैं, पैसे वापस करने हैं, वो तमाम तर चीज़ें मुमकिन हो सकें। तलाल साहब ये बताएं कि अगर शहबाज शरीफ साहब इतने दिन तक पाकिस्तान से बाहर रहेंगे तो ये जो आपकी पार्टी के बहुत से सीनियर रहनुमा कह रहे हैं जी कि इन हाउस तब्दीली भी हो सकती है, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हवा का रुख भी बदल जाएगा, तो ये फिर कैसे होगा? अगर अपोजिशन लीडर ही पाकिस्तान में नहीं है तो ये इमरान खान साहब के खिलाफ आप जोड़ तोड़ कैसे करेंगे? मीर साहब आप खुद ही तो कह रहे हैं, मैंने तो वो किताब नहीं पढ़ी कि हवाओं के रुख कैसे बदलते हैं, और ये तो हुकूमत ही हवा के रुख से ही बनी हुई है। अगर उस वक़्त हवाओं का रुख ऐसा ना किया जाता और हवाओं को कंट्रोल ना किया जाता और लोगों को खुला आम वोट की गिनती की जाती उनके वोट की, और वो तमाम तो 6 इसका बजे के मतलब बाद यह है कि आप भी हवा के रुख के मुताबिक चल रहे हैं आजकल, हैं? नहीं, मैं आपसे गुजारिश, देखिए ना, हम तो उसके अगेंस्ट खड़े रहे और हमने अपने लोगों, हमारे गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, हमारी लीडरशिप ने पूरे खानदान समेत और पूरी पार्टी के लोगों ने निचले लेवल तक वो कॉस्ट पे की है और हम उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। मगर हवाएं जिनको सपोर्ट कर रही थी, अब जब उनके खिलाफ चलेंगी तो मीर साहब इनका क्या हाल होगा ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में। और यकीनन जो सच है वो सामने लाना ही पड़ता है। बाकी ये बात कर देते हैं जी वो कि जी बाहर क्यों चले गए, और मेरे भाई बाहर, अगर वो पहले भी बाहर थे जब उन्हें सजा हुई थी, उस वक़्त उनकी शरीके हयात मौतो हयात की कश्मकश में थी, उनकी बेटी का वो हाथ पकड़ के जेल जाने के लिए आए थे और बेटी खुद आई थी, बेटी के पास भी ऑप्शन थी कि वो अपनी वालदा के पास रुक जाती। अभी तो उनकी जमानत हुई है दोनों केसेस में, वो एक आज़ाद शहरी हैं और आपको क्या ये हक बनता है कि आप एक आज़ाद शहरी को जाने आने से रोकें? बाकी रही बात, ये हमारा अदालत ने उनका पासपोर्ट, अदालत ने रखा हुआ है, अदालत ने पासपोर्ट रखा हुआ है। जी मैं देखें, आज 2 काम हुए हैं, देखें 2 काम हुए हैं जी। एक तो ECL के मामले पे जो हमारी दरखास्त थी वो उन्होंने वफाकी हुकूमत को भेज दिया, नई दरखास्त देने की जरूरत नहीं, वफाकी हुकूमत उसी पे, और टाइम बाउंड कर दिया रिव्यू कमेटी को वो फैसला करे। जो पासपोर्ट वाले मामले पे नैब को नोटिस कर दिया है और नैब को कहा है कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी बना पर ये पासपोर्ट हम अपने पास मजीद रखें। हमें उम्मीद है कि नैब जैसे पहले जमानत तो इसका मतलब ये नहीं है, और दूसरे मामले पे तलाल साहब इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते मुकम्मल होने पे पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, बल्कि वो इसको एक्सटेंड करेंगे, वो कहेंगे अब मैं अमेरिका जा रहा हूं। देखिए, एक तो मीर साहब ये कोई हम हुकूमती हुक्म से हम बाहर नहीं गए, ना ही हमें कोई रिलीफ मिला है। ये अदालती हुक्म है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक इलाज उनका जारी रहे वो उनकी एक्सटेंशन हो सकती है। सो अगर डॉक्टर्स कहेंगे तो वो एक्सटेंशन होगी और ये अदालती हुक्म है। चलें, नाज बलोच साहब, आपको लग रहा है कि जिस किस्म की रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिली है, भले अदालत के जरिए मिली है, वैसी रिलीफ कभी आसिफ जरदारी साहब अगर चाहें तो उनको भी मिल सकती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ जो रवैया अपनाया गया है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, शुरू में उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उनके बच्चों तक शेयर नहीं की जा रही थी, और उसके अलावा नॉट ओनली दैट, उनको जो प्राइवेट डॉक्टर्स का एक्सेस है वो तक नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहता हूँ, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि कराची में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, सिर्फ उन तक उनका एक्सेस हो, वो तक नहीं दिया जा रहा। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो दोहरा रवैया है, मैं अच्छी बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दी गई, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन हम ना भीख मांग रहे हैं, ना हम कोई एक्स्ट्रा फेवर मांग रहे हैं। हम इंसानी हुकूक के तहत जो उनका राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। आपको याद होगा कि दोनों इक़्तिदार के दौरान बाहर गए थे। एक जब ईंट से ईंट बजाने का बयान आया था, जरदारी साहब दुबई जाकर दाखिल हो गए थे, और जब पनामा केस आया था तो मियां साहब ने लंदन में इलाज शुरू करवा दिया था। लेकिन दोनों वापस आ गए, उससे पहले भी, लेकिन इक़्तिदार के दौरान आसिफ जरदारी साहब की जो आपने बात की है वो इक़्तिदार के दौरान वापस आए। नहीं, आसिफ जरदारी साहब अपोजिशन में थे उस वक्त, वो अपोजिशन में थे, ये 2015 की बात, 2015 की बात। उनको कहा गया था कि आप बाहर रहें, और एक भी वो आए थे, और नवाज शरीफ साहब थे प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब को भी कहा गया था
कि ना वापस आए, अपनों ने कहा था ना वापस आए, रिजाइन दे दें। फिर आपको पता है ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। एक पाकिस्तान के बड़े मारूफ सिंगर हैं, उनका नाम है सलमान अहमद। और सलमान अहमद साहब जो हैं, इन्होंने बहुत साल पहले जब पहली दफ़ा इन्होंने एहतसाब का एक गाना रिलीज़ किया वीडियो के साथ, तो इन पर 3 साल के लिए बैन लग गया था। तो सलमान अहमद साहब जो हैं वो आजकल बड़े सवालात उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सवालात उठा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं, तो उनके ज़रा सवालात मुख्तसरन सुने और फिर जवाब लेते हैं तलाल साहब से। लाहौर हाई कोर्ट ने जो मियाँ साहब को ये मौका और मोहलत दी है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कि जाके अपना इलाज कराए, मैं पूछता सिर्फ ये हूँ, ये मेरा है कि क्या हम हर कन्विक्टेड क्रिमिनल यानी कि मुजरिम जिनको 7 साल कैद हुई हो, अगर वो बीमार पड़ जाए तो फिर ये तो आपने प्रेसिडेंट सेट किया कि आप हर एक को आप भेजेंगे बाहर, जो भी जा सकता है, जिसके पास वसाइल है वो जा सकता है। ये आपने आपकी कोर्ट्स ने ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। अब उनकी जो बेटी है मरीम नवाज, वो भी जाना चाहती हैं, तो जो बाकी हैं बीमार लोग या कैद में हैं और बीमार हैं, वो भी कहेंगे कि हम भी जाना चाहते हैं। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ हामिद भाई कि हम जा किधर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है हामिद भाई कि ये जो एहतसाब है, आपको पता है कि मैं अभी आज नहीं बात कर रहा इसके बारे में। 1996 में मैंने एक वीडियो बनाया एहतसाब के नाम से, और उसमें एक शुएब मंसूर साहब ने प्रोड्यूस किया, और वो जो वीडियो था वो ये दिखाता है, इक्कासी करता है कि हर लेवल पे पाकिस्तान में करप्शन है, हर लेवल पे। हमारी बॉडी पॉलिटिक्स से लेके कल्चर के अंदर हर लेवल पे जो है करप्शन एक समझ ऐसी समझी जाए बात है जिस तरह के लोग पानी पीते हैं या सांस लेते हैं। तो वो तनकीद, वो जो 1996 में वो वीडियो जो था, वो तनकीद हमारे लीडरान जो थे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने जुनून को 3 साल के लिए बैन कर दिया, और इसमें सब जो भी पावर में था उनकी ये सोच थी कि ये तनकीद इनके मजाल क्या होती है कि हमारी तनकीद कर रहे हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आपके कैपिटल टॉक में मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपनी बात कर सकूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट अभी आई है, कि देखें ये करप्शन और बदअनवानी जो है, ये इस तरह करके एक घर के अंदर जिस तरह गंदगी इकट्ठी होती है, जब तक रोज सफाई नहीं होगी और अक्रॉस द बोर्ड सफाई नहीं होगी तो ये गंद बढ़ता जाएगा। ये इस वक्त जो ये नवाज शरीफ का केस है, ये सिर्फ नवाज शरीफ या PMLN का नहीं है या PPP का नहीं है, ये पाकिस्तान का केस है। ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि इस पे प्लीज अक्रॉस द बोर्ड नॉन सेलेक्टिव एहतसाब जो है वो होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। फरूक साहब क्या समझ आई है, क्या कह रहे हैं वो? देखें, जो उन्होंने आज बात की है, उन्होंने तो बड़ी रेलिवेंट बातें की हैं, मैं समझता हूँ। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को मजीद फैसिलिटेट ना किया जाए। देखें, वो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बात की है अकाउंटेबिलिटी की, जो सबसे अहम बात है। उन्होंने कहा कि ये भी इसी तरह जिस तरह इंसान अपने घर की रोज़मर्रा सफाई करता है, करप्शन के मामले के ऊपर भी जो है वो कोई किसी को NRO नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, वही बात उन्होंने की है जो इमरान खान करते हैं। तलाल साहब, ये अब ये एक इंप्रेशन नहीं बन रहा कि नवाज शरीफ साहब को एक NRO मिला है, ये एक इंप्रेशन नहीं बन रहा? मीर साहब, पाकिस्तान की तारीख है और इसमें पहले जुल्फकार अली भुट्टो को भी सजा हुई थी, लेकिन उस फैसले को बड़े स्याह अल्फाज के साथ तारीख में लिखा गया और वो भी सियासी तौर पर उन्हें विक्टिमाइज किया गया। अभी ये एहतसाब जो है ये भी उसी तरह का है, और इन फैसलों को और इस एहतसाब को भी इसी तरह स्याह अल्फाज में ही लिखा जाएगा। वो मुजरम नहीं है, वो सियासी कैदी है। पाकिस्तान के लोगों की आवाज बनने पर वो 70 साल से वो हकूक जो पाकिस्तान के लोगों को ना आईनी हकूक मिले, बल्कि उसके वोट का हक जो था वो भी उनको नहीं मिलता रहा, बल्कि उनके वोट से बदयांती की जाती रही। पाकिस्तान के अवाम के हकूक की जद्दोजहद पाकिस्तान में होनी चाहिए या इंग्लैंड में या अमेरिका में होनी चाहिए? देखिए जी, मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो उनके साथ चले गए हैं।
देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं इंशाल्लाह ताला अगर वो कोई जाएगा और इस वजह से जाएगा तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हमें माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल और ठीक वो है। हमारा सियासी नुकसान हम खुद करें। बहुत पर बहुत एक शुक्रिया। गुजारिश, बहुत क्या बहुत शुक्रिया सलमान, तलाल मेरे एक साहब। सलमान अहमद आपने साहब कोई बात ये भी करनी है, ये आप भी एग्री कह करते देते- हैं कि नहीं करेंगे देखिए, इस तरह की मैं ये बात? समझती हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने हर दौर में झूठे मुकदमात का भी 11-11 साल जेलों के अंदर रहकर सामना किया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो एक लेगेसी पीपल्स पार्टी में चलती आ रही है, जिन्होंने फांसी तो कबूल कर ली लेकिन सर नहीं झुकाया गलत चीज़ के खिलाफ और गलत बात के खिलाफ, और जमहूरियत को हमेशा तकवीत दी, तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो एक अपनी लेगेसी को लेके चल रही है उसी पे कायम है, और हम समझते हैं कि औरों को भी ऐसा ही करना बहुत बहुत चाहिए, शुक्रिया। क्योंकि हम सब पाकिस्तान फरूख से हैं। हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नाज बलोच साहबा और तलाल चौधरी साहब। और सिर्फ इतना अर्ज़ है कि पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ मत समझिए, वो सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हवा का रुख कैसे बदलता है, ये भी सब जानते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।